अभी हम लोग पढ़ेंगे फ्रीजिंग के बारे में। फ्रीजिंग क्या होता है, उसको हिंदी में क्या कहते हैं, जब कोई चीज जम जाए, है ना। जब कोई लिक्विड फ्रीज होके सॉलिड बन जाए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग, है ना। फ्रीजिंग क्या है, जब कोई लिक्विड हीट रिजेक्ट करके लिक्विड फॉर्म से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। ठीक है। तो जब भी कोई चीज सॉलिड से लिक्विड बने या लिक्विड से गैस बने या गैस से लिक्विड बने या लिक्विड से सॉलिड बने, तो दोनों में से कोई एक चीज होगा, या तो वो हीट अब्सॉर्ब कर रहा होगा या तो वो हीट रिजेक्ट कर रहा होगा, है ना। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। कोल्ड क्या है, एब्सेंस ऑफ हीट इज कॉल्ड कोल्ड। ठीक है। तो अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस है, अगर वो हीट एब्सॉर्ब करेगा, गर्म होगा तो मेल्ट होगा, वो लिक्विड फॉर्म में आएगा। लिक्विड और ज्यादा गर्म होगा तो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, है ना। तो हम क्या बोलेंगे, अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, बाय अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट। अगर कोई लिक्विड से गैस बन रहा है तो कैसे होगा, बाय अब्सॉर्प्शन ऑफ हीट। और चेंज ऑफ स्टेट हमेशा फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है, ये हमेशा ध्यान रखना। ठीक है। अगर कोई चीज वाटर वेपर है, समझो वाटर वेपर ठंडा होकर लिक्विड बन गया तो वो कैसे हुआ, बाय रिजेक्शन ऑफ हीट, है ना। लिक्विड वाटर जो है, लिक्विड वाटर वो फ्रीज होकर आइस बन गया, सॉलिड आइस बन गया, तो वो कैसे हुआ, बाय रिजेक्शन ऑफ हीट। जैसे फ्रीजर में हम एक कटोरी पानी रख दिए या एक ग्लास ऑफ वाटर रख दिए, आधे घंटे बाद हम देखेंगे वो सॉलिड हो चुका है, तो फ्रीजर ने बेसिकली क्या किया, उसमें से हीट एनर्जी विड्रॉ किया, उसका पूरा हीट एनर्जी जितना होता था विड्रॉ करा, फिर वो क्या हो गया, वो सॉलिड स्टेट में आ गया। ठीक है। अब हर लिक्विड का अपना एक फ्रीजिंग पॉइंट होता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। प्योर वाटर अगर होगा, प्योर वाटर मतलब उसमें किसी तरह के कोई इंप्योरिटीज नहीं होंगे, तो वो क्या होगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाएगा। ठीक है। बर्फ के पिघलने का पॉइंट, आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो भी 0 डिग्री सेल्सियस है। आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। आइस का मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। जब हम प्योर वाटर का बात करते हैं तो क्या ये जो टैप का पानी या एक्वागार्ड का पानी हम लोग पीते, क्या ये प्योर वाटर होता है? इन टर्म्स ऑफ केमिस्ट्री इज इट प्योर वाटर? केमिस्ट्री के टर्म्स में क्या ये जो पानी हम पी रहे हैं मिनरल वाटर है, तो क्या ये प्योर वाटर है? नहीं, केमिस्ट्री के टर्म्स में ये प्योर वाटर नहीं है। क्यों? पी तो रहे हैं, पीने में तो सही है। तो केमिस्ट्री प्योर वाटर किसको मानता है, जिसमें कोई एडेड मिनरल्स, कोई गैसेस, कोई सॉल्ट्स, किसी तरह का ना मिला हो। इट शुड बी जस्ट H2O, सिर्फ पानी केमिकली। और जो प्योर वाटर होता है ना, केमिकली प्योर वाटर जो होता है, इट इज वेरी हार्मफुल फॉर ड्रिंकिंग। अब सोचोगे क्यों? प्योर वाटर जो होता है ये अपने अंदर बहुत सारी चीजों को डिसॉल्व कर लेता है। तो अगर प्योर वाटर, जैसे कि डिस्टिल्ड वाटर अगर हम पिएंगे, प्योर वाटर, केमिकली प्योर वाटर, तो हमारे बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स भी उसके अंदर डिसॉल्व होने लगेंगे, तो इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। जिसको हम पीने के लिए प्योर समझते हैं वो क्या है, उसमें किसी तरह के वायरस, बैक्टीरिया, कोई मिट्टी, कोई इस तरह का कोई चीज नहीं है, बट उसमें कुछ एडेड मिनरल्स हैं, उसमें कुछ गैसेस डिसॉल्व्ड हैं, है ना। उसकी वजह से पानी का एक टेस्ट होता है। घर पे जो पानी आता है ना, उसको पियो, उसका टेस्ट अलग है। जो बाहर से बॉटल्ड वाटर लेके पिएंगे उसका टेस्ट अलग है। कहीं पे बोरिंग का पानी होगा, बोरिंग का पानी का टेस्ट अलग है, कुएं का पानी का टेस्ट अलग है ना। और ऐसे हम बोलते हैं वाटर हैज नो टेस्ट, बट हम पी के तो टेस्ट बता सकते हैं कि ये तो बाहर का पानी है। घर का पानी अलग है, एक्वागार्ड का पानी अलग है, बाहर से बॉटल पियोगे उसका पानी अलग है, टेस्ट अलग अलग है ना। तो उसमें वही चीजें होती है। ठीक, कुछ मिनरल्स, कुछ एडेड गैसेस वगैरह, कुछ सॉल्ट्स वगैरह होते हैं जिसकी वजह से उसका एक टेस्ट आता है। और वो सब मिनरल्स वगैरह जो है वो अपने बॉडी के लिए हेल्दी होते हैं। ठीक है। पुराने जमाने में लोग पानी पीते थे, कुएं का पानी पीते थे, क्योंकि उसमें नेचुरली बहुत सारे मिनरल्स
होते थे, तो वो हेल्थ के लिए अच्छा होता था नदी का पानी पुराने जमाने में। अब क्या हो गया कि पोल्यूशन की वजह से कुएं का पानी, नदी का पानी बहुत ज्यादा इम्प्योर हो गया, उसमें इम्प्योरिटीज, केमिकल्स और टॉक्सिक चीजें सब मिक्स हो गई, तो अब वो पीने लायक नहीं है। ठीक है तो द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम द लिक्विड स्टेट टू सॉलिड स्टेट ऑन कूलिंग, कूलिंग का मतलब रिजेक्शन ऑफ हीट, ठीक है, इज कॉल्ड फ्रीजिंग। फ्रीजिंग occurs at a fixed temperature। जब भी चेंज ऑफ स्टेट होगा ना वो हमेशा फिक्स्ड टेम्परेचर पे होगा। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये कि सपोज करो हमने एक कंटेनर में पानी रखा, हमने कंटेनर में पानी रखा और हमने थर्मोमीटर भी रखा, और हम देख रहे हैं कि फ्रिज के अंदर हर मिनट में सपोज करो 1 डिग्री टेम्परेचर कम हो रहा है। बहुत सारे फ्रिज होते हैं ना, आगे ग्लास लगा होता है, तो फ्रिज के अंदर क्या है वो हमें दिखता है। सपोज वैसे वाले फ्रिज में या वैसे वाले फ्रीजर में हमने रख दिया और हम देख रहे हैं कि एवरी मिनट टेम्परेचर 1 डिग्री कम हो रहा है। अब हम देखें कि 5 डिग्री, 4 डिग्री, अब 0 डिग्री -1 हो नहीं रहा जल्दी। इसके पहले अगर हर मिनट में 1 डिग्री कम हो रहा था तो 0 डिग्री पे आकर टेम्परेचर रुक गया, कुछ देर के लिए रुक गया। क्यों रुक गया? क्योंकि 0 डिग्री पे पानी का फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। अब जो उसमें से हीट निकल रहा है वो उसके टेम्परेचर को कम नहीं कर रहा है, वो उसको लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है। तो 0 डिग्री पे फ्रीजिंग पॉइंट आया है, पूरा का पूरा पानी पहले फ्रीज होकर सॉलिड आइस बन जाएगा, उसके बाद आइस का टेम्परेचर फिर कम होना शुरू होगा। हम देखेंगे कि जब पूरा का पूरा लिक्विड वाटर सॉलिडिफाई हो बन गया, फिर बर्फ का टेम्परेचर कम होगा, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे। नॉर्मली जो घर पे फ्रीजर होते हैं उसका टेम्परेचर -5 के अराउंड रहता है, -5 से -10, -12 भी हो सकता है, बट नॉर्मली इतना रहता है। ठीक है, तो अगर हम ये चीज ऑब्जर्व करेंगे तो हम देखेंगे कि 0 डिग्री पे आके टेम्परेचर रुक गया कुछ टाइम के लिए, और तब तक टेम्परेचर डाउन नहीं होगा जब तक पूरा का पूरा लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट ना हो जाए। इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट हैपेंस एट फिक्स्ड टेम्परेचर। ठीक है, बर्फ अगर पिघलेगा तो भी फिक्स टेम्परेचर पे चेंज ऑफ स्टेट होगा, मेल्टिंग भी फिक्स टेम्परेचर पे होगा। समझ गए ये चीज? क्लियर है एकदम यहां तक? ओके। नाउ द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड चेंजेस इनटू सॉलिड विदाउट फर्दर डिक्रीज इन टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। अब जैसे पानी का मैंने बताया 0 डिग्री पे आके थोड़ी देर के लिए रुक जाएगा टेम्परेचर, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे पूरा फ्रीज होगा, उससे पहले टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, है ना। तो यहां पे वही चीज बोला गया है, जो फ्रीजिंग पॉइंट है ये वो टेम्परेचर है जहां पे लिक्विड जो है सॉलिड में कन्वर्ट होता है, और जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा उस टाइम पे उसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। जब लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा होगा उस टाइम पे उसका टेम्परेचर चेंज। ठीक है, ठीक है। तो पानी जो है वो 0 डिग्री पे आके फ्रीज होगा, वाटर विल फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, ये पानी का फ्रीजिंग पॉइंट होगा, और जब भी चेंज ऑफ स्टेट होगा वो हमेशा फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है। ठीक है, अब इस प्रोसेस को एक एक्टिविटी के साथ शो किया जा रहा है। देखो यहां पर लिक्विड वैक्स लिया जा रहा है, इंस्टेड ऑफ वाटर दे आर टेकिंग लिक्विड वैक्स। ठीक है, ये टेबल को ऑब्जर्व करो, ये टेबल को थोड़ा ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, ये इस एक्टिविटी से रिलेटेड है ना। यहां पर क्या था देखो, टेक अ टेस्ट ट्यूब, पुट सम वैक्स इन द टेस्ट ट्यूब, clamp the test tube in a vertical stand and place the test tube in a beaker of water placed in a wire gauze on a tripod stand। यहां पे क्या किया, टेस्ट ट्यूब में थोड़ा वैक्स लिया, ठीक है, और ये कंटेनर है, वायर गॉज मतलब वायर का एक जाली रखा हुआ है जिसके ऊपर ये कंटेनर है, नीचे से इसको गर्म किया जा रहा है।
अब पानी गर्म हो रहा है, गर्म पानी की वजह से वैक्स मेल्ट हो रही है, गर्म पानी की वजह से वैक्स मेल्ट हो रही है यहां पे, ठीक है। हीट द बर्नर ओवर द फ्लेम एंड रिकॉर्ड द टेम्परेचर ऑफ द वैक्स आफ्टर एवरी मिनट। तो यहां पर क्या है, इनिशियली जब हम टाइम देखना शुरू कर रहे हैं तो टाइम 0 पे 25 डिग्री है, 1 मिनट बाद 30 डिग्रीज हो गया, फिर 1 मिनट बाद 35 डिग्रीज हो गया, फिर 1 मिनट बाद 40 डिग्रीज हो गया। देखो टाइम 0 मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, एक एक मिनट बाद रिकॉर्डिंग हो रहा है ना, एक एक मिनट बाद टेम्परेचर का रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो पहले था 25 डिग्री सेल्सियस, फिर 30 डिग्री सेल्सियस, फिर 35, फिर 40, फिर 45, फिर 50। अब यहां पर आकर देखो 55 पे जैसे ही हुआ, अगले मिनट में 60 नहीं हुआ, 55 पे ये 1 2 3 4 बार 55 का रीडिंग आया है ना, लेकिन हर मिनट में तो 5 डिग्री बढ़ रहा था टेम्परेचर। फिर 55 डिग्री पे आके अचानक क्या हुआ कि यहां पर इतना लंबा टाइम लग गया। क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट आ गया। अब जो इसको हीट दिया जा रहा था वो वैक्स का टेम्परेचर बढ़ाने में यूज नहीं हो रहा था, फिर कहां यूज हो रहा था, फिर वो वैक्स को मेल्ट करने में यूज हो रहा था। तो यहां पे जो वैक्स का मेल्टिंग पॉइंट है, इस टेबल से हमें क्या पता लगता है कि वैक्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज 55 डिग्री सेल्सियस। मतलब सॉलिड वैक्स अगर गर्म होगा तो 55 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होने लगेगा, और लिक्विड वैक्स अगर ठंडा होगा तो भी 55 डिग्री सेल्सियस पे ही सॉलिडिफाई होगा, ठीक है। लिक्विड वैक्स 55 डिग्री पे ही सॉलिडिफाई होगा और सॉलिड वैक्स 55 डिग्री पे ही मेल्ट होने लगेगा। ये चीज समझ गए ना? ये टेबल से देख के हम बता सकते हैं ना। तो फ्रॉम द अबव ऑब्जर्वेशन यू विल नोट दैट द वैक्स मेल्ट्स एट 55 डिग्रीज सेल्सियस। अब इस टाइम पे हीट कहां जा रहा है? The heat is supplied but temperature does not rise. Thus the melting point of wax is 55 degrees Celsius. After the melting of whole wax, temperature begins to rise again. जब पूरा का पूरा वैक्स पिघल गया उसके बाद देखो फिर हर एक मिनट में 5 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ने लगा। ये समझ में आ गया? ठीक है। अब यहां पर वही चीज बोला गया कि सेम एक्टिविटी में अगर हम उस बीकर को ठंडा होने को रख दें, जिसपे वैक्स पिघलाए थे ना, अगर उस बीकर को ठंडा होने को रख दें तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होगा ना। तो देखो पहले टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस, 1 मिनट बाद 65, फिर 1 मिनट बाद 60, फिर 1 मिनट बाद 55। अब 1 मिनट बाद 50 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब ठंडा हो रहा है ना तो 55 डिग्रीज पे वैक्स का फ्रीजिंग पॉइंट भी है। वैक्स अगर गर्म कर रहे हैं तो 55 डिग्री पे मेल्ट होगा, अगर ठंडा होगा तो 55 डिग्रीज पे ही सॉलिडिफाई भी होगा। समझ में आया ना? हाँ। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि 55 डिग्रीज पे आके रुक गया, अब टेम्परेचर घटा नहीं। क्यों? क्योंकि ये वैक्स का फ्रीजिंग पॉइंट था। यहां पर ठंडा हो रहा है लेकिन वो जो हीट रिजेक्ट हो रहा है उसकी वजह से अभी टेम्परेचर डाउन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी वो स्टेट चेंज हो रहा है। जब पूरा लिक्विड वैक्स सॉलिड बन जाएगा, यहां पर पूरा लिक्विड वैक्स सॉलिड बन गया, अब उसका टेम्परेचर जो है वो घटने लगेगा। ठीक है। पूरा लिक्विड वैक्स जो है यहां पर सॉलिड हो चुका है, अब इसका टेम्परेचर जो है वो घटेगा 25 एंड सो ऑन। समझ में आ गया बेटा? तो यहां पर भी वैक्स ठंडा हो रहा है लेकिन 55 डिग्रीज पे आके क्या हो रहा है, वो फ्रीज होने लग रहा है ना, इसीलिए उसका टेम्परेचर फर्दर डाउन नहीं हो रहा है। जब फर्दर डाउन हो रहा है इसका मतलब पूरा का पूरा वैक्स जो है वो सॉलिडिफाई हो चुका है। क्लियर है? ठीक है। नाउ इसका कंक्लूजन क्या है, ध्यान से देखो। In the above observation, you will notice that the melted wax changes into solid wax, that is, it freezes at 55 degrees Celsius when the temperature does not fall further on cooling. 55 डिग्री सेल्सियस पे जो लिक्विड वैक्स है वो सॉलिडिफाई होने लगा।
जब तक पूरा वैक्स सॉलिडिफाई नहीं होगा टेम्परेचर और कम नहीं होगा। ठीक है। आफ्टर द वैक्स हैज फ्रोजन कंप्लीटली इट्स टेम्परेचर बिगिंस टू फॉल अगेन। एक बार पूरा का पूरा वैक्स सॉलिडिफाई हो गया, उसके बाद उसका टेम्परेचर फिर से कम होने लगेगा। ठीक है। नाउ द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग कैन ऑल्सो बी डेमोन्स्ट्रेटेड विथ पाउडर्ड नैप्थलीन और सॉलिड आइस। ठीक है। पाउडर्ड नैप्थलीन के साथ भी हम ये चीज कर सकते हैं और आइस के साथ भी ये चीज कर सकते हैं। 0 डिग्री पे आइस मेल्ट होने लगेगा, 0 डिग्री पे आइस मेल्ट होकर बनाएगा 0 डिग्री वाटर, फिर वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा 0 डिग्री से 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसा होगा। ठीक है। ओके। नाउ फॉर अ सब्सटेंस मेल्टिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट आर सेम। ये नोट कर लो या अपने बुक में अंडरलाइन कर लो इस चीज को। किसी भी सब्सटेंस के लिए जो मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो सेम होता है। ठीक है। जो सॉलिड वैक्स है वो 55 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होने लगेगा, जो लिक्विड वैक्स है ना वो 55 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज भी होने लगेगा। ठीक है। 55 डिग्री सेल्सियस पे अगर हम उसको गर्म करें तो सॉलिड वैक्स पिघलने लगेगा। ठीक है। अगर 55 डिग्री पे लिक्विड वैक्स है उसको ठंडा करें तो वो सॉलिडिफाई होने लगेगा। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट एंड हीट अब्सॉर्ब्ड। देखो, द मेल्टिंग पॉइंट एंड द हीट अब्सॉर्ब्ड फॉर चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड फॉर सम सॉलिड्स आर गिवन इन द फॉलोइंग टेबल। यहां पर देखो आइस कितने डिग्री पे मेल्ट होगा, आइस कितने डिग्री पे मेल्ट होगा 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। और 336 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स पर केजी हीट अब्सॉर्ब करेगा तब मेल्ट होगा। समझ में आया? मतलब ये 1 केजी आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, 1 केजी आइस है 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये जब पिघलेगा तो हीट अब्सॉर्ब करेगा ना। तो इसको ऐसा समझो 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस है, इसको कन्वर्ट करना है 0 डिग्री सेल्सियस वाटर पे, तो 336 इंटू 10 टू द पावर 3 मतलब 3,36,000 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी वो अब्सॉर्ब करेगा, तब जाके 3,36,000 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी वो अब्सॉर्ब करेगा, तब जाके क्या होगा बेटा? कुछ होगा। अरे इतना हीट अब्सॉर्ब कर लिया, कुछ नहीं होगा। 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर पे कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। 0 डिग्री आइस 0 डिग्री वाटर पे कन्वर्ट होगा कब? अगर 1 केजी आइस के लिए हम 3,36,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे। समझ में आया? 0 डिग्री आइस पिघल के पहले 0 डिग्री वाटर बनेगा, तो 0 डिग्री आइस को पिघलने के लिए कितना हीट चाहिए? अगर 1 केजी आइस है ना 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसको 3,36,000 जूल्स ऑफ हीट एनर्जी चाहिए, तब वो सॉलिड आइस 0 डिग्री से कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड वाटर में, टेम्परेचर 0 डिग्री ही रहेगा। इसके बाद अगर और हीट देंगे तब फिर इसका पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा। समझ गए ना? यहां पर क्या है? वैक्स। अगर 55 डिग्रीज पे सॉलिड वैक्स है, उसको हमको पिघलाना है, 55 डिग्रीज पे ही लिक्विड वैक्स करना है, तो उसको कितना जूल्स ऑफ हीट एनर्जी चाहिए? 147 इंटू 10 टू द पावर 3 मतलब 1,47,000 जूल्स पर किलोग्राम। नैप्थलीन को इतना ही चाहिए, कॉपर को इतना चाहिए। देखो कॉपर 1085 डिग्रीज पे लिक्विफाई होगा, सॉलिड कॉपर मेटल है ना, 1085 डिग्रीज पे जाके वो पिघलेगा, और कॉपर को पिघलाने के लिए और भी ज्यादा हीट चाहिए। देखो 1806 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स पर केजी। समझ गए? ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जितना हीट गेन करके वो सॉलिड से लिक्विड होगा कोई भी मटेरियल,
चेंज ऑफ स्टेट तो हमेशा फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है ना, तो फिक्स टेम्परेचर पे सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्ट होने के लिए जितना हीट वो अब्सॉर्ब कर रहा है उतना ही हीट रिजेक्ट करेगा, तब वो लिक्विड से सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड ड्यूरिंग फ्रीजिंग ऑफ अ सब्सटेंस इज द सेम एज द अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड ड्यूरिंग मेल्टिंग फॉर द सेम मास ऑफ द सब्सटेंस। अगर मास सेम रहेगा, ऑब्वियसली अगर मास ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा हीट का जरूरत पड़ेगा ना, तो अगर मास सेम है ना, तो जितना हीट अब्सॉर्ब करके वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हुआ उतना ही हीट रिजेक्ट करके वो लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा। ठीक है, समझ गए हो ये एकदम क्लियर। अमाउंट ऑफ हीट अब्सॉर्ब्ड और रिजेक्टेड ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट फॉर यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट। इट इज मेजर्ड इन जूल्स पर किलोग्राम। मतलब ये जो टेबल है ना, ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट का है। मतलब 1 kg मास ऑफ सब्सटेंस को जितना हीट चाहिए टू मेल्ट एट फिक्स टेम्परेचर उसको बोला जाता है स्पेसिफिक लेटेंट हीट। मेल्टिंग पॉइंट सबका अपना 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 है। देखो, बर्फ 0 डिग्री पे ही मेल्ट होने लगेगा, वैक्स 55 डिग्रीज पे मेल्ट होगा, नैप्थलीन 80 डिग्रीज पे मेल्ट होगा, कॉपर 1085 डिग्रीज पे मेल्ट होगा। लेकिन सॉलिड से लिक्विड कन्वर्ट होने के लिए पर केजी ऑफ मास जितना हीट चाहिए उसको क्या बोला जाता है? स्पेसिफिक लेटेंट हीट। तो अगर बोलें कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वाटर क्या है, इसका मतलब 0 डिग्री आइस से 0 डिग्री वाटर बनना है तो कितना हीट चाहिए? तो 336 इंटू 10 टू द पावर 3 जूल्स पर किलोग्राम। ठीक है, तो व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वैक्स? 1,47,000 जूल्स पर किलोग्राम। व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ नैप्थलीन? तो 1,47,000 जूल्स पर किलोग्राम। देखो, ये हीट सेम अब्सॉर्ब कर रहा है लेकिन इसका टेम्परेचर अलग अलग है। ठीक है, इतना ही हीट रिलीज करके वो सॉलिडिफाई होगा। जितना हीट अब्सॉर्ब करके वो मेल्ट हो रहा है ना, उतना ही हीट रिलीज करके वो सॉलिडिफाई होगा। समझ गए? Water expands on freezing whereas wax, lead etc. contract on freezing. पानी ना जब फ्रीज होने लगता है तो उसका बिहेवियर ना ऑपोजिट हो जाता है। इसको बोला जाता है एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ये अभी भी थोड़ा सा पढ़ोगे, क्लास 9 में थोड़ा और डिटेल में इसको पढ़ोगे। एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर क्या होता है कि नॉर्मली जब हम किसी चीज को गर्म करते हैं तो उसके मॉलिक्यूल्स को ज्यादा हीट एनर्जी मिलता है तो वो और इधर उधर भागते हैं। इधर उधर भागते हैं तो वो चीज फैलता है, मतलब वो एक्सपैंड होता है ना। लेकिन पानी भी ऐसे ही बिहेव करता है, लेकिन सिर्फ 0 डिग्री टू 4 डिग्रीज ये जो रेंज है ना टेम्परेचर का, इसमें बिहेवियर उल्टा होता है। देखो, हम 7 डिग्री से 8 डिग्री से 9 डिग्री से 10 डिग्री कर रहे हैं तो गर्म हो रहा है, पानी एक्सपैंड होगा। लेकिन 0 डिग्री से 1 डिग्री से 2 डिग्री से 3 डिग्री से 4 कर रहे हैं तो 0 टू 4 में हम गर्म कर रहे हैं ना। 0 डिग्री से गर्म किए 1 डिग्री हुआ, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री। लेकिन वो गर्म हो रहा है लेकिन एक्सपेंशन की जगह कॉन्ट्रैक्शन होगा। सिर्फ 0 टू 4 डिग्री के टेम्परेचर रेंज में पानी का बिहेवियर जस्ट ऑपोजिट हो जाता है। ऑपोजिट मतलब गर्म होते समय वो एक्सपैंड नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठंडा होते समय कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, एक्सपैंड होगा, सिर्फ इसी टेम्परेचर रेंज में। ठीक है, इसको बोलते हैं एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर। ठीक है, इसके बहुत सारे फायदे होते हैं नेचर में, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि एनोमोलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर अगर नहीं होता तो क्या क्या नुकसान हो सकते थे। ठीक है, अब देखो, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर ऑन इट, बट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ वैक्स increases with the increase of pressure on it. अगर हम आइस को मेल्ट करना चाहते हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा?
प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, देखो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस डिक्रीजेस। अगर प्रेशर बढ़ाएंगे तो मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा, मतलब वो पहले ही पिघल जाएगा। लेकिन वैक्स के केस में क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा अगर हम प्रेशराइज करेंगे। अगर हम उसको प्रेशराइज करेंगे ना, तो जितना 55 डिग्रीज पे मेल्ट हो रहा था, अभी वो 58 59 पे जाके मेल्ट होगा, है ना। मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस increases when salt is added to it. This mixture of salt added to the ice, freezing mixture, it is called freezing mixture. It is used for preparing कुल्फी। अभी देखो गर्मी का टाइम आया ना, तो तुम लोग स्कूल के बाहर भी बहुत सारा देखो वेंडर्स कुल्फी बेचने के लिए आएगा। अब वो जो अपना कार्ट लेके आ रहा है, जिसको ठेला भी बोलते हैं, जो अपना कार्ट लेकर के आ रहा है, उसके अंदर देखो एक बॉक्स होता है। उस बॉक्स के अंदर वो बहुत सारा कुल्फी के मोल्ड्स रखता है। कभी देखे हो ये चीज, ऑब्जर्व करे हो? वो क्या है, जैसे मान लो कोई कुल्फी खरीदने आया ना, वो एक कुल्फी निकाल के उसको दिया ना, साथ साथ वो क्या करेगा, उसके पास एक डब्बा होता है, उस डब्बे में से दूध डाल के वापस उसको उस डब्बे में डाल देगा। जो बड़ा सा उसका डब्बा होता है ना, साइड में एक छोटा डब्बा होता है और एक बड़ा डब्बा होता है, वो उसमें आइस फ्रीजिंग मिक्सचर होता है। मतलब बर्फ डाला जाता है, उसके ऊपर बहुत सारा नमक डाल दिया जाता है, तो फिर वो बर्फ जल्दी पिघलेगा नहीं। ठीक है, जैसे ही एक कुल्फी निकाल के बेचा ना, वो उस मोल्ड में दूसरा दूध डालता है और फिर उस कुल्फी को जमने के लिए दोबारा अपने आइस वाले बॉक्स में डाल देता है। उसके पास कोई फ्रिज थोड़ी है, वो तो इधर उधर घूम रहा है ना, कोई फ्रिज नहीं है उसके पास, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बट उसी क्रश्ड आइस पे जो नमक डाला है वो आइस फ्रीजिंग मिक्सचर बन गया है, उसी से वो बार बार कुल्फी बना बना के दोबारा दोबारा भी बेच सकता है। समझ गए? 10-15 मिनट में जो दूध डाला ना, वो फिर से कुल्फी बन जाएगा, फिर से वो बेचेगा किसी को, फिर जैसे ही वो मोल्ड उसका खाली होगा, उसमें दोबारा से वो डाल देगा, फिर से बेचेगा। समझ गए? तो बर्फ के ऊपर अगर नमक लगा दिया जाए तो बर्फ जल्दी पिघलेगा नहीं। तुम लोग सिंपल एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। क्या? आइस क्यूब घर पे लोगे, 2 आइस क्यूब निकालोगे, एक के ऊपर नमक डाल देना, एक पे मत डालना, और देखना कौन सा पहले पिघल जाता है। सेम साइज का आइस क्यूब लेना लेकिन, ठीक है। अब आते हैं वेपोराइजेशन और बॉइलिंग पे। तो वेपोराइजेशन क्या होता है? चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट, है ना। अच्छा, जब लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा तो ये गर्म करने से होगा कि ठंडा करने से होगा? गर्म करने से होगा। गर्म करना मतलब अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट की रिजेक्शन ऑफ हीट? अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, है ना। तो वेपोराइजेशन को हम क्या बोलेंगे? इट इज द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंजेस टू गैसियस फॉर्म या वेपर फॉर्म बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट एट फिक्स्ड टेम्परेचर। दो चीज हमेशा याद रखना है जब भी हम मेल्टिंग, फ्रीजिंग, वेपोराइजेशन, बॉइलिंग, ये सब चीज को डिफाइन करेंगे, तो हम उसमें ये बताएंगे क्योंकि ये चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो फिक्स टेम्परेचर पे हो रहा है। ठीक है, अब चेंज ऑफ स्टेट में क्या हो रहा है? सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से सॉलिड, गैस टू लिक्विड, क्या बन रहा है और कैसे बन रहा है? बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट या बाय रिजेक्शन ऑफ हीट। ये 3 पॉइंट हमको हमेशा बताना है। तो वेपोराइजेशन या बॉइलिंग में क्या होता है? लिक्विड चेंजेस टू वेपर स्टेट या लिक्विड चेंजेस टू गैसियस स्टेट। ये बता दिए क्या हो रहा है, लिक्विड अपने वेपर स्टेट में आ रहा है। कैसे आ रहा है? बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। और जब भी चेंज ऑफ स्टेट हो रहा है तो इट विल ऑलवेज हैपन एट अ फिक्स टेम्परेचर। तो ये पूरा डेफिनेशन है इसका, ठीक है। द चेंज फ्रॉम लिक्विड स्टेट टू गैसियस स्टेट ऑन हीटिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ हीट इज कॉल्ड वेपोराइजेशन और बॉइलिंग। तो इंपॉर्टेंट बातें हैं, किस कौन से स्टेट से कौन से स्टेट में जा रहा है, कैसे जा रहा है, हीट अब्सॉर्ब करके कि हीट रिजेक्ट करके, और तीसरा हमेशा फिक्स टेम्परेचर पे स्टेट का चेंज होता है, ठीक है। अब द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट्स चेंजिंग टू इट्स वेपर स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग टेम्परेचर। प्योर वाटर अगर होगा तो वो 100 डिग्री सेल्सियस पे ही बॉयल होने लगेगा अंडर नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बहुत सारा खाना हम लोग कुकर में क्यों बनाते हैं? नॉर्मली कुकर में कौन सा सब्जी बनता है या कौन सा दाल वगैरह बनता है? जैसे चना है, राजमा है, ये सब ज्यादा करके कुकर में बनता है ना।
क्यों? अगर ये एक ऐसे ओपन कढ़ाई में बनेगा तो क्या होगा? व्हाट डू यू थिंक क्या होगा? ओपन कढ़ाई में अगर हम राजमा बनाने जाएंगे या चना बनाने जाएंगे तो क्या होगा? पानी इवेपोरेट होता जाएगा और चना बन नहीं पाएगा, पानी तो पूरा इवेपोरेट हो गया। लेकिन कुकर में क्या होता है? क्योंकि पानी एस्केप नहीं कर सकता, वेपराइज नहीं हो सकता, तो पानी का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है उसमें। तो वो ज्यादा हीट मिलने की वजह से क्या होता है, जो चना राजमा ये सब जो चीजें हैं वो अच्छी तरह से पक जाते हैं। ठीक है ना? तो यहां पर देखो, द टेम्परेचर एट विच a liquid changes into vapor without further increase in temperature is called boiling point. For example, water changes to steam at 100 degrees Celsius by absorption of heat. The vaporization of a liquid can be demonstrated by this activity. यहां पर क्या है? देखो, एक ट्राइपॉड स्टैंड है, वायर गेज है, मतलब वायर का एक जाली बना हुआ है, उसके ऊपर एक कंटेनर रखा है जिसके अंदर पानी डाल दिया और थर्मोमीटर है। ठीक है, अब यहां पर हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर मान लो 25 डिग्रीज है, 1 मिनट बाद 30 डिग्रीज, 1 मिनट बाद 35, 1 मिनट बाद 40, ऐसा होते 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 80, 85, 90, 95, 100 पे आके रुक गया। अब इसका टेम्परेचर बढ़ नहीं रहा। क्यों नहीं बढ़ रहा? क्योंकि ये पानी है ना। तो 100 डिग्रीज पे पानी का बॉइलिंग पॉइंट आ चुका है। अब जो हम इसको गर्म करते जा रहे हैं, 100 डिग्री से टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा इसका। क्यों? क्योंकि अब जो हम इसको हीट दे रहे हैं ना, ये इसके टेम्परेचर बढ़ाने में यूज नहीं हो रहा है, ये इसके स्टेट को चेंज करने में यूज हो रहा है। ये पूरा का पूरा पानी अभी 100 डिग्री सेल्सियस पे ही वेपराइज हो जाएगा। इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट हैपेंस एट फिक्स्ड टेम्परेचर। ठीक है, अब एक चीज और देखो, ये 100 डिग्रीज वाटर से 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट हो रहा है। इसीलिए बोला जाता है स्टीम में बर्न इंजरीज बहुत ज्यादा होता है एज कंपेयर टू वाटर, क्योंकि 100 डिग्रीज पे तो वाटर आ चुका, लेकिन 100 डिग्रीज वाटर से अगर उसको 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट करना है तो बहुत ज्यादा हीट चाहिए उसको। 100 डिग्रीज पे पानी है ना, तो ये वेपराइज नहीं होगा, ये बोलेगा मेरे को और ज्यादा हीट एनर्जी चाहिए, तब वेपराइज होंगे हम। तो मतलब 100 डिग्री स्टीम में 100 डिग्रीज वाटर से बहुत ज्यादा हीट है। 100 डिग्रीज वाटर को और भी ज्यादा गर्म करेंगे तब जाके 100 डिग्री स्टीम में कन्वर्ट होगा। इसका मतलब 100 डिग्री स्टीम अपने साथ 100 डिग्री वाटर से ज्यादा हीट कैरी कर रहा है। यस और नो? अब जब वो किसी के कांटेक्ट में आएगा तो सारा का सारा हीट उसको ट्रांसफर करेगा। तो 100 डिग्रीज वाटर से भी ज्यादा हीट है 100 डिग्री स्टीम में। तो इसीलिए स्टीम से जो जलता है ना, बर्न इंजरीज जो स्टीम से होते हैं वो बहुत ज्यादा डेंजरस होते हैं एज कंपेयर टू 100 डिग्रीज वाटर। जलन उसमें भी बहुत ज्यादा होगा, जलेगा उसमें भी, लेकिन स्टीम में तो और खतरनाक होगा। क्यों? क्योंकि 100 डिग्रीज वाटर से भी ज्यादा हीट एनर्जी किसके अंदर स्टोर्ड है? 100 डिग्री स्टीम के साथ, स्टीम के अंदर। तो उसके साथ जो भी कांटेक्ट में आएगा वो उसको हीट ट्रांसफर कर देगा, पूरा जल जाएगा। समझ गए? तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि बर्न इंजरीज कॉज्ड बाय 100 डिग्री स्टीम आर मोर सिवियर देन बर्न इंजरीज कॉज्ड बाय 100 डिग्रीज वाटर। व्हाई? एक्सप्लेन। तो उसका रीजन क्या होगा? 100 डिग्री स्टीम contains much more heat energy than 100 degrees water। ठीक है, तो यहां पे भी यही ऑब्जर्वेशन होगा कि हर मिनट पे टेम्परेचर बढ़ रहा था, लेकिन 100 डिग्री सेल्सियस पे आके टेम्परेचर बढ़ना रुक गया थोड़े समय के लिए। ठीक है, अब हीट एनर्जी कहां जा रहा है? हीट एनर्जी लिक्विड वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करने के लिए यूज हो रहा है। ठीक है, समझ गए? चलो, यहां तक पढ़ के आओगे, अगले क्लास में फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।